नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम सशक्त भारत सशक्त नारी, जिसमें हम हर दिन एक ऐसी महिला से मिलेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके समाज के लिए मिसाल कायम की है। ऐसी महिलाएं हमारे समाज को न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि ये भी सिखाती हैं कि अगर जज्बा, मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आज इस खास प्रोग्राम पर हम बात करेंगे समाज सेविका सुमन सिंह रावत जी के बारे में। सुमन जी न सिर्फ एक संवेदनशील समाज सेविका हैं, बल्कि वो उन आवाजों की प्रतिनिधि भी हैं जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। उन्होंने अपने कार्यों से ये सिद्ध कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और दिल में सेवा का भाव हो तो बदलाव लाना मुश्किल नहीं। चाहे महिलाओं की शिक्षा हो, बाल अधिकारों की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की अलग, सुमन सिंह रावत जी हर मोर्चे पर अग्रणी रही हैं। सुमन सिंह जी न केवल एक संवेदनशील समाज सेविका है, बल्कि वो एक विचारधारा की प्रतिनिधि है। एक ऐसी विचारधारा जो कहती है कि सेवा ही सच्चा धर्म है। उनका मानना है कि अगर एक महिला शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर हो जाए तो पूरा समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अनेक जन जागरण अभियानों का नेतृत्व किया और हजारों लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की। उनकी जर्नी सिर्फ प्रेरणादायक ही नहीं, बल्कि ये प्रमाण है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के अनुभव, उनके सफर की चुनौतियां और महिलाओं के लिए उनके संदेश। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है समाज सेविका सुमन सिंह रावत जी, जिन्होंने समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले तो सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सो मच। सुमन जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, महिलाओं की आवाज़ उठा रही है और जगह जगह जाकर जहां पर भी आपको कमियां नजर आती हैं वहां पर पहुंचती हैं, उनकी आवाज़ों को सुनती हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है सुमन जी कि आपको जो इसकी प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है? अच्छा सवाल है आपका और अक्सर मुझसे पूछा भी जाता है ये। एक्चुअली प्रेरणा कहाँ से मिली? एक जो हमारा पारिवारिक परिवेश होता है, परवरिश होती है फैमिली की, पहला तो मैं उसी को मानती हूँ कि एक जो जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने घर के अगल बगल अपने बड़ों से और अपने घर के माहौल को देख करके वो काफ़ी कुछ सीखता है। बिल्कुल। बाकी इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो जन्म से ही सामाजिक होता है, क्योंकि उसके अंदर ममता है, भावनाएं हैं और वो दूसरे के दर्द को समझ सकता है और दूसरे की खुशी को समझ सकता है। तो ये बस ऐसी ये है कि हमारे घर का जो माहौल था वो मैंने अपने घर में भी देखा है कि हाँ, अगर कोई घर पे आ गया किसी अपने दर्द को लेकर के, किसी पीड़ा को लेकर के, तो मेरे अपने बड़े, मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे चाचा लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से उसकी हेल्प करते थे कि इसको हेल्प करना है। अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो उस ज़रूरतमंद को भी उसको कुछ ना कुछ जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करना है। तो बस ये चीज़ें, ये भावनाएं और ये एक बहुत कुछ कर गुजरने की जो सामाजिक भावना है, क्योंकि जब आदमी पारिवारिक होता है तो उसके बाद वो सामाजिक भी होता है और सामाजिक तब बनता है जब वो परिवार से, अपने से बड़ों से बहुत कुछ सीखता है। बस यहीं से शायद ये पनपा और ये बचपन से ही है। मुझे तो लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी या मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं आया जिससे मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे सामाजिक होना है या मुझे सामाजिक कार्यों के लिए आगे आना है। बस परिवार की ही ये शिक्षा, दीक्षा, माँ बाप के बताए रास्ते हैं, यहीं से ये प्रेरणा स्रोत वही है मेरे। लेकिन सुमन जी, जब आप आगे आती हैं, महिलाओं की आवाज़ को उठाती और समाज में जहाँ पर भी लगता है कि ये कमियां हैं, इनके बारे में बात करनी चाहिए, सेवा भाव जिसे कहते हैं, क्या लगता है कौन से चैलेंजेस उन रास्तों में आए हैं, कौन सी चुनौतियां देखी हैं अभी तक उस सफ़र में? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी सामाजिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकलते हैं और किसी की ज़रूरत के समय, उसके दुख के समय, उसके आफत के समय जब हम आगे आते हैं तो नो डाउट कि चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत प्रकार की चुनौतियां होती हैं। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि जब हम एक पारिवारिक रूप में अगर देखते हैं तो परिवार एक हमारा स्मॉल परिवार है और ये जो समाज है वो हमारा बृहद परिवार है और इसमें जो भी हम अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को, नैतिक जिम्मेदारियों को अगर पूरा करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं, ये सोच करके नहीं पीछे हटते हैं कि शायद हमारे साथ
कुछ चुनौतियां होंगी या हमें पता नहीं कितने परेशानियां, उल्टा हमें इनकी परेशानी को लेकर के झेलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद इस चीज़ को सामाजिक तौर पे अपनी ही नैतिक जिम्मेदारी को समझा है और अपने फ़र्ज को समझा है। बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं जब हम आगे आते हैं, खासकर महिलाओं के प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ, उनके स्वावलंबन के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति और उनका आर्थिक रूप से उनकी मजबूती के प्रति। और आए दिन होता ही है ऐसा, बहुत सारी बेटियां, महिलाएं, माताएं कुछ ना कुछ दर्द को लेकर के आती हैं। तो जहाँ पे उस दर्द का या उनकी परेशानियों का ऑटोमेटिकली सल्यूशन होता है, वो जब वहाँ नहीं होता है तब आदमी किसी और को अपने दर्द को या अपनी परेशानियों को बताने के लिए बाहर निकलता है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती हैं बेटियां या महिलाएं, तो वो हिंसा की शिकार किससे है? अपने पारिवारिक लोगों से है, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही घर वालों से। इसीलिए वो बाहर आकर के चाहती है कि कोई मेरी मदद करे। लेकिन कभी कभी मैं इस पे फोकस करूंगी, इस वर्ड पे, कि कभी कभी दुर्भाग्य ये होता है कि जहाँ पे उनको अपनी इस आफत के लिए राहत मिलनी होती है वहाँ पे नहीं होती। आप समझ ही रहे होंगे, कई जगह पे नहीं सुनवाई होती है, नहीं सुनी जाती है। उनको वो सिस्टम भी नहीं पता होता है कि हम अपनी बात जा करके कहें कहाँ से। तो मेरा जो अपना मानना है, बहुत बड़ी टीम है मेरी, एडवोकेसी पैनल भी है हमारा बहुत बड़ा, जो कि निस्वार्थ और निःशुल्क काम करती है। ऐसी ज़रूरतमंद महिलाएं जिनके पास कुछ नहीं होता है, तो उनकी मदद करना अपने आप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही है। और उसके साथ साथ ये भी है कि मतलब वो किसी भी रूप से सामर्थ्यवान नहीं है तो उनका तो और ज़्यादा हमको मदद करनी ही करनी है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे मुझे लगता है कि वो लोग होपलेस है, तो वहाँ पे हम और हमारी टीम उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉपर उनको क्या कानूनी मदद चाहिए, थानों में जा कर के या कोर्ट में, जो भी जहाँ पे भी उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो उन्हें मदद चाहिए उसको करते हैं। कई बार ये होता है कि जब महिलाएं हम लोगों के पास आ जाती हैं, बेटियां आ जाती हैं, हम लोग मजबूती से उनकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। तो पारिवारिक धमकियां भी मिलती हैं हम लोगों को कि ये तो परिवार की बात है, और परिवार की बात है और आप लोग क्यों बीच में आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल। देखिए, इंसान का एक अहम होता है, कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति को रखने वाला एक बाप कहता है मैं मार रहा हूं तो अपनी बेटी को मार रहा हूं, आप कौन होते हैं बीच में आने वाले। एक पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी को पीट रहा हूं या उसको हार्म पहुंचा रहा हूं, उसको मतलब एक घरेलू हिंसा उसके ऊपर कर रहा हूं, तो आप लोग कौन होते हैं। ये हम लोगों को आज भी सुनाई देती हैं ये चीजें, क्योंकि वो एक ईगो होता है इंसान का। आपके साथ सुमन जी ऐसा कोई वाकया जिसमें आप मदद के लिए आगे आई हो, और अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, आपने उसकी आवाज उठाई, आप मदद के लिए आगे आई और उसी दौरान आपको धमकियां मिली हो? बहुत बार हुआ है, एक ही बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हुआ है हम लोगों के साथ ऐसा। मैं कह तो रही हूँ कि उनकी ये धमकियां होती हैं कि मैम आप लोग क्यों आगे आ रहे हो, क्यों आप इनकी मदद कर रहे हो, ये परिवार की बात है। वही मैं आपको बता रही थी कि ये परिवार की बात है। तो हमारा उनको ये कहना होता है, परिवार की बात ये नहीं होती है कि आप अपनी किसी भी बेटी को मारो या बहू, घर की बहू को मारो, आप पत्नी को मारो, उसके ऊपर आप हाथापाई कर रहे हो, उसको मार रहे हो। कई बार तो ये होता है कि हस्बैंड ड्रिंक करके आया, सर फोड़ा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, अब उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि कैसे मैं कहाँ बाहर निकलूं। कहीं ना कहीं महिलाओं की भी एक अपना, मैं तो आदर्शवान मानती हूँ मतलब इस उनके विचारों को, कि वो सोचती हैं कि वो पीड़ा में भी है, अतः उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसके बावजूद भी वो बाहर इसलिए नहीं कदम बढ़ा रही है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि घर की बात बाहर ना जाए। बिल्कुल। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, अरे घर तब है जब आपकी गलती पे आपको प्रेम भाव से समझाया जाए,
या आपको उस चीज को बोला जाए कि आपका परिवार की जिम्मेदारी ये है, शायद आप यहाँ पे गलत कर रही हैं, आप अपनी गलतियों में सुधार लाइए। ये मतलब नहीं। कैसे डील करती है सुमन जी आप, जब इस तरीके से देखती हैं कि आपको धमकियां भी मिल रही है और उसे डील करना एक बहुत बड़ी चुनौती कह ले, चैलेंज आ जाता है उसके सामने कि आप उसी की आवाज उठा रही है लेकिन अब धमकियां भी आपको मिल रही हैं। एक्चुअली होता क्या है, अगर इंसान किसी अच्छे काम के लिए या किसी की मदद के लिए कानूनी तौर पे या फिजिकली अगर वो आगे आ रहा है, उसकी मदद के लिए अगर आगे आ रहा है, तो जो ये धमकियां होती है ना, तो हमेशा कमजोर आदमी देता है, मेरे हिसाब से तो ये लगता है, या जिसके अंदर बहुत सारा ईगो होता है। मैंने अपनी पत्नी को मारा तो आप कौन होते हैं आने वाले, क्योंकि मेरे को लगता है उसको कानून की कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, अगर उसको कानून की जानकारी होगी, आज के डेट में अगर हम हों या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो या जिन्हें कानून की जानकारी हो, नहीं भी पढ़े लिखे होते लेकिन आदमी कानून का सम्मान करता है। हम किसी के साथ जोर से भी नहीं बोल सकते, एक ह्यूज वायलेंस के साथ हम उसके साथ नहीं बात कर सकते, लाउडली बात नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये चीज़ गलत है। हम अगर कहीं पे भी अपनी बात रखें उन परिस्थितियों में जहां पे मुझे लगता है कि बहुत शांत प्रिय होकर के इस चीज का समाधान हो सकता है, तो हम मतलब कानून को थोड़ी तोड़ेंगे वहां पे। तो वहां पे भी हम लोग बहुत पेशेंसफुली, जब हमें धमकी मिलती है कि देख लेंगे आपको, कई लोग पूछते हैं कि आपका क्या अधिकार है हम लोगों के बीच में आने का, तो मतलब इस तरीके से हिंसक चीजों में या जो चीज आप कानून के खिलाफ कर रहे हैं वो हमारे कानों तक बात आ गई, हमारे आंखों के सामने हो रहा है, तो हम लोग तो चुप नहीं रहेंगे ना। कहीं पे कोई किसी को पीट रहा है, कोई बड़ी वारदात हो रही है, हम लोग वहां पे एज ए चश्मदीद खड़े हैं, तो क्या हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे? नहीं रह सकते हैं उसमें, क्योंकि वो गलत कर रहा है तो उस गलत, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शब्द बार बार कहते हैं कि ये तो हमारी घर की बात है। अरे घर की बात है तो फिर सड़क पर कैसे आ गए? इसके जिम्मेदार कौन है? वही लोग है ना। घर पे कैसे आ गई वो महिला? मतलब आप उसको इस तरीके से मार रहे हो। कई मायने में देखिए टॉर्चर होता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, कई मायनों में होता है, जिसमें कि जहां हमारे यहाँ अभी जो आपका ये प्रोग्राम है 9 दिव्या 9 दिन या 9 ऐसे अचीवर्स, ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर आकर के समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पा रही हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत थैंक यू बोलती हूँ, पूरे चैनल को। आपको अच्छा टॉपिक है। इससे क्या होता है कि जो लोग बाहर आते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, एक सामाजिक सेवा देने का सामर्थ्य रखते हैं, उनका भी मनोबल बढ़ता है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ है और आना भी चाहिए। तो बस ये बहुत सारे कुरीतियां हैं जो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अगर कुछ लोग आगे आते हैं तो उनके सामने डेफिनेटली बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। बहुत सारे ऐसे वाकया होते हैं कि हम लोग जब उनकी मदद के लिए, जब हमारे पास फ़ोन आता है कि मैम ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत मारा जा रहा है और सब मार रहे हैं हमको, हम बाथरूम में बंद हैं, हम वहाँ से आपको फ़ोन कर रहे हैं मैम, किसी ने मुझे, मतलब मेरे फ्रेंड ने दिया, मेरी सहेली ने दिया, या किसी ने, हमारे जानने वालों ने आपका ये फ़ोन नंबर हमको दिया था। तो मेरा एक सवाल है, अगर देखा जाए तो एज अ विमेन, ठीक है, एज अ विमेन बात करें सुमन जी, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन अंदर से कितनी सॉफ्ट है। जब इस तरीके के मामले देखती हैं, जब एक महिला पर अत्याचार हो रहा है, एक बच्ची को पढ़ाई नहीं कर पा रही है वो, या फिर इस तरीके के तमाम ऐसे मुद्दे जो आज हम समाज में देख रहे हैं, जब आप तक वो बात पहुंचती है, जब आप तक कोई महिला अपनी बात रखती है, उस वक्त आपका जो मन है, दिल है, कैसे पसीज जाता है? एक्चुअली सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इस धरती पे अगर कोई खूबसूरत संरचना ईश्वर ने बनाई है, सृष्टि में बनी है, तो वो स्त्री है। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि उसके अंदर करुणा है, भाव है, ममता है, और वो बहुत नज़दीक से चीज़ों को समझ सकती है। इसीलिए उसको जननी भी कहा गया है। उसके अंदर जो गुण है और वो जो उसकी भावनाएं हैं, किसी भी दुख को देख के, किसी भी कष्ट को देख करके उसका हृदय जो है ऑटोमेटिकली भावनाओं से भरी है, ममता से भरी है, तो द्रवित हो जाता है। आपने मेरे लिए पूछा कि आप बाहर से इतनी स्ट्रांग है तो अंदर से कैसी है, कैसे हैं आप? शायद यही भावनाएं मुझे किसी की भी आह सुनने को
मजबूर कर देती है कि इसकी आफत में कम से कम हम राहत बन करके आगे निकल सकें। फिर वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। 24 आवर्स, चाहे वो रात के 2 बजे अगर किसी ने मुझे पुकारा है या सुबह के 4 बजे भोर में पुकारा है, तो मेरे, क्योंकि किसी की मदद करने के कोई घंटे या कोई मिनट तय नहीं होते हैं, क्योंकि आफतें जो होती हैं ना, वो बता करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप करके नहीं आती हैं कि मैं आ रही हूँ। वो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। तो जिस समय उसको मदद चाहिए, तो जो मेरी अंदर की भावनाएं हैं, एक अच्छे बेटी का, एक अच्छी बहू का, एक पत्नी का, संवेदनशीलता जो सबके अंदर होती है, जितनी भी बेटियां हैं इस धरती पे, सबके अंदर ये चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग सपोर्ट है आपके साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक महिला को आगे बढ़ना होता है, उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं। परिवार का एक सपोर्ट जो होता है वो वाकई बेहद मायने रखता है, ऐसा कहा जाता है। आपके परिवार की अगर बात करें सुमन जी, कैसा सपोर्ट मिला है, कैसे अभी तक जर्नी रही है? बस उन लोगों का सपोर्ट और उन लोगों का जो मेरे काम के प्रति एक सम्मान और एक प्रोत्साहन देना सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे जीवन में। होता क्या है कि अगर परिवार में हम लोग शादीशुदा हैं, हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, घर परिवार पूरा है, इन लॉज हैं, और हमारे हस्बैंड, मेन होता है कि हस्बैंड का क्या व्यवहार है हमारे इस काम के प्रति, वो इसको कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है इसमें। और अगर मेरा हस्बैंड ये कह देता कि आपको नहीं निकलना है बाहर, नहीं निकलना है बाहर में, तो मैं ये कोशिश करती, क्योंकि मेरा मन किसी की पीड़ा सुन करके, किसी का दर्द सुन के जो अंदर का एक उबाल होता है उसकी मदद करने के लिए, अगर मैं उसको रोक रही होती या मेरे ऊपर कोई प्रेशर होता परिवार का, तो पहले तो मैं ये करती कि भाई बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती कि ऐसा नहीं होता है। शायद हमारे अंदर लोगों ने वो जज्बा देखा है या वो उम्मीद देखी है जिसके लिए उसने मुझे पुकारा है, तो मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, और शायद आपको मना भी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये नौबत ही नहीं आई। एक सामंजस्य होता है इंसान की जिंदगी में, सबसे पहले उसकी जो प्रायोरिटी होती है, उसकी प्राथमिकता होती है, वो उसका परिवार होता है। और जब परिवार भी जानता है कि वो अपनी प्राथमिकता में, अपनी प्रायोरिटी में कोई कमी नहीं करती है, तो शायद कोई भी इंसान, कोई भी हस्बैंड, कोई माँ बाप, सास ससुर या कोई अन्य परिवार के बच्चे नहीं होंगे कि जो ये कहें कि नहीं, आप दूसरे की मदद के लिए बाहर मत जाइए। तो मेरे साथ मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी का मानती हूँ अपने लिए और अपने परिवार का, जो माता रानी की दृष्टि से उस फैमिली में हूँ मैं, कि जिसमें मेरे लिए कभी कोई बाध्यता नहीं रही है इस चीज़ की, या मना ही नहीं रही है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग भी अपने आप में काफ़ी अच्छे सामाजिक सोच को रखते हैं और दूसरे की पीड़ा को समझ सकते हैं। बस आज यही सौभाग्य है। 24 आवर्स मैंने पहले भी कहा बेटा कि हम बाहर निकल करके हम लोग काम करते हैं, तो सब कुछ ही कर लेते हैं, चल भी सकते हैं, जहाँ पैदल चलना होगा वहाँ पैदल चलते हैं, जहाँ बारिश में भीगना होगा बारिश में भीगते हैं, धूप में तपना होगा धूप में तपते हैं, और जाड़े में ठिठुरना होगा तो ठिठुरते हैं, लेकिन मदद के लिए जरूर जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, कानून का सबको, मैं तो बार बार हमारी टीम भी अपने अधिकारों के लिए कैसे समझें लोग, चाहे महिला हो पुरुष हो, आज के डेट में तो पुरुष भी बहुत पीड़ित हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब, और यही वजह है सुमन जी की जो महिला आयोग है जी, उस पर तो हमेशा चर्चा होती है, वहां तो महिलाएं अपनी बात रख देती है, लेकिन बिल्कुल, जब बिल्कुल। पुरुषों पर अत्याचार होता है, इसलिए अब देखिए जो पुरुष आयोग बनाने की मांग भी काफी तेज हो गई है। मैं भी उसकी समर्थक हूँ, मैं भी उसकी समर्थक हूँ। कई सारी जगह पे हम देखते हैं कि हाँ वाकई पुरुष बहुत बेबस होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर जो वो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व करने की, या जो उनको भी प्रताड़नाएं दी जाती है उसको भी झेलना है, और परिवार का सारा जो उनकी रोजी रोटी का जब सवाल आता है, परिवार के जब भाई भरण पोषण का सवाल आता है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी भी आपके सामने जिम्मेदारी है। हैं ऐसे
पुरुषों के मामले में, क्योंकि जब बात की जाती है समाज के तौर पे, समाज सेविका के तौर पर, तो हम अक्सर देखिए कहते हैं कि महिलाओं के हित में महिलाओं की आवाज उठाना, महिलाओं की मदद करना, महिलाओं के अपराध को जानना कि क्या उनके साथ घट रहा है, क्या से उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन पुरुषों की आवाज पे हम अक्सर बहुत ही कम देखते हैं कि कोई चर्चा होती है, कभी कोई डिबेट शो होता है, नहीं होता है। और होना चाहिए। मेरा तो आपका क्या समर्थन है इस पर? मेरा तो पूरा समर्थन है, होना चाहिए। मतलब इसमें डेफिनेटली होना चाहिए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसकी पहल करिए। आप देखिए बहुत मामले ऐसा है ना, जो पुरुष होता है उसको ईश्वर ने बहुत सारे ऐसे मतलब आत्मबल से उसको मतलब पूरा ऑटोमेटिकली हो सकता वो जीन्स अंदर होते होंगे बाय बर्थ, ये चीजें पुरुषों के अंदर, उनको लगता है यार मैं सब झेल लूंगा, वो चुप रहते हैं। और थोड़ा सा ये लगता है महिलाओं के उसमें, ऑलमोस्ट मैंने ये देखा है कि हाँ पीड़ा से वो खुद अपनी, दूसरों की पीड़ा से तो होती होती अपनी पीड़ा से भी ज्यादा द्रवित हो जाती है, तो सामने पता चल जाता है ये दुखी है। और कभी कभी पुरुष बहुत दुखी होने के बाद भी उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, उससे पता ही नहीं चल पाता है कि वो कितना दुखी है। तो जैसे आप लोग, हम महिला आयोग है, उनके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तमाम सरकारों ने भी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए 1090 है, 181 है, 1076 है। तो ऐसे ही पुरुषों के लिए भी होना चाहिए भाई। वो भी तो हार्ड मांस का बना हुआ है, उसमें भी वही दिमाग है, उसमें भी वही शरीर है, उसकी भी वही भावनाएं हैं। उसको अगर कोई मारेगा पुरुष को तो उनको चोट लगेगी, अगर उनको कोई किसी भी प्रकार का आहत पहुंचाता है, कोई चोट पहुंचाता है, तो उनको भी दिल से प्रॉब्लम होगी। और बिल्कुल होना चाहिए। आपने मुझे भी एक सवाल पूछा कि क्या आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अभी एक मामला मैं बताऊंगी, लखनऊ से बाहर के डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो मेरे पास वो मामला आया था। और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत बढ़िया है, अच्छी फैमिली है, उसकी वाइफ और 2 बच्चे। कुछ उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि उनको वो बहुत सेटल करने का चाह रहा था, बहुत सारा उसको लग रहा था मेरा परिवार न बिखरे, बहुत ज़्यादा परेशान था। एक पुरुष का जो 2 ईगो होती है, मुझे तो ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी, व्यक्तिगत तौर पे, एक अहम होता है, उसको भी इंग्लिश में ईगो ही कहते हैं शायद, मुझे तो ऐसा लगता है, राइट ना। और एक ईगो होता है कि नहीं, ये मेरा अपना आत्मसम्मान है कि मुझे परिवार को समेट करके रखना है। और एक अहम होता है अरे छोड़ो जाओ, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उसमें वो भी दुखी रहता है, इरिटेट हो जाता है, क्या कहेगा, ऐसी बात करेगा ना। तो है क्या उसमें कि वो मेरे पास जब वो मामला आया तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और वाइफ की तरफ से वो उनकी वो प्रॉब्लम थी, वो पारिवारिक ही प्रॉब्लम थी। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को तो ये लगता है, मैं तो इस चैनल के उसके बिहाफ पे भी मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे बैठ करके, कि कभी कभी जो उनको कुछ बेवजह का सपोर्ट मिल जाता है उनकी बातों का, नहीं तुमने ठीक जवाब दिया, हाँ तुमने अच्छा जवाब दिया, तुमने बढ़िया जवाब किया, मतलब मायके वालों की तरफ से, वो नहीं होना चाहिए। समझाना चाहिए बच्चों को। हाँ, जहाँ पे बच्चों की गलती है वहाँ पे आप दोनों को समझाइए, दोनों को प्यार से समझाइए। तो किसी परिवार का या किसी रिश्तों का अस्तित्व ऐसे ही बनता है। किसी की गलत उसमें हाँ में हाँ मिलाने से बिखराव ही होता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था वो परिवार। बताओ, उन्होंने पहले से FIR वगैरह एक दूसरे के उसमें कर भी दी थी, लेकिन जब हमारे पास ये मैटर आया तो हमारी टीम ने इतनी बेहतरीन उन लोगों की काउंसलिंग की। इनफैक्ट उनका कल ही ये नवरात्रि की शुभ नवरात्रि पे उनकी वाइफ का फ़ोन आया था मुझे कि सुमन दीदी बहुत बहुत बधाई है आपको और माता रानी की। मैंने कहा बेटा आप लोगों को भी मेरी तरफ से तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, कि माता रानी आपके परिवार को बहुत प्रसन्न रखे और आप ऐसे ही रहें। तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से भी है कि नहीं, पुरुषों की भी जहाँ पे वो एक बात रखे, एक फ्रेंडली वे में, एक फैमिली के पॉइंट ऑफ वे में, ये नहीं कि चले गए, मतलब जैसे ये तमाम आयोग और वो सब बने हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, काउंसलिंग होती है भाई परिवारों को एकदम से, अच्छा तुम आगे लाओ, तुम पहले आगे, तुम्हारी FIR, ऐसा नहीं होता है। चाहे थाने हैं, चाहे हमारे आपने देखे होंगे कि महिला हेल्प डेस्क है जगह जगह पे, पिंक बूथ है। अभी भी जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों को अभी भी नहीं पता है कि काउंसलिंग जैसी चीजें होती हैं। बस आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत ही बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने।
आपने देखा होगा कि कोई भी सरकारें होती हैं, कोई भी सरकार, मैं पर्टिकुलर एक सरकार की बात नहीं करती हूँ, जो भी आता है तो वो जनहित के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू करती है, उनको शुरू करती है। तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में देखिए, अर्बन एरियाज में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा मतलब जगहों पे तो पता ही नहीं होता है कि उनका मतलब ये हो गया कि जैसे आप 1090 पे कॉल करेंगे तो ये होगा कि नहीं मेरा नाम आगे आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, फिर मुझे और मारेंगे, मेरे साथ और बुरा बर्ताव होगा। ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपके जैसे 1090 पे भी कोई महिलाएं अगर फ़ोन करती हैं, बेटियां फ़ोन करती हैं अपनी परेशानी के लिए, तो सबसे पहले तो उनकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है, उसको छुपाया जाता है कि भाई पब्लिक नहीं किया जाता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। और किनसे शिकायत है उनको बुला करके आपस में वो लोग बहुत अच्छी तरीके से दोनों को समझाना, दोनों को बुला करके कि अब आइंदे आप ऐसे नहीं करेंगे या ये गलती कर दी है आपने, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। एक पारिवारिक तौर पे वहाँ पे सारी चीज़ों को संभाला जाता है। फिर मान लीजिए अगर कोई बार बार कानून को तोड़ रहा है तो संबंधित थानों में उस केस को भेजा जाता है कि भाई यहाँ पे इन पे इस तरीके की कार्रवाई करना उचित है, क्योंकि वो भी उचित है। भाई बच्चा है घर में, कोई शैतानी करता है तो माँ भी तो उस पे एक वो करती है, उसको डांटती है, डांट लगाती है। देखिए सुमन जी, अभी भी हमने देखा कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और आप जिस तरीके से काम कर रही है, अपना आपका काम इतना अच्छा है, आप जाती हैं, आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाती होंगी, बिल्कुल अगर आप उनसे काउंसलिंग का शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, वहाँ पर लोगों को नहीं जानकारी, जो वहाँ की महिलाएं उनको यही नहीं पता कि काउंसलिंग जैसा कोई शब्द है और ये कैसे काम करता है, किस तरीके से नहीं काम करता। और दूसरी चीज ये भी कि जब आप, चलिए जिनको जानकारी है भी, अगर आप काउंसलिंग कहती तो आपको वो ये समझेंगे कि इसकी जो फीस है वो बहुत होगी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत नजदीकी से इन बातों को बहुत अच्छे तरह से बोल पा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 8 वर्षों से जो मेरी टीम है, आपके पास मेरा सारा काम करने का पूरा परिचय है ही है। और पिछले हम लोग 8 सालों से जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, महिलाओं के समूह जहाँ पे काम करते हैं, या हम लोग गांव टू मतलब विलेज टू विलेज जाते हैं, हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के लिए जाते हैं, बिल्कुल जन जागरण के लिए जाते हैं कि आप लोग किस पे होता है प्रॉब्लम, कहाँ क्रिएट होती है। हिंसा पे ही तो सब कुछ प्रॉब्लम है, दुर्घटनाएं कहाँ होती हैं, हिंसा पे ही होते हैं, चाहे वो घरेलू दुर्घटना हो, चाहे वो सामाजिक दुर्घटनाएं हो। कानून का जहाँ उल्लंघन होगा वहाँ पे दुर्घटनाएं डेफिनेटली होंगी। तो वहाँ जा करके हम लोग पूरा जागरूकता अभियान चलाते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन पे चलाते हैं। यू नोज योर राइट्स, आप अपने अधिकारों को जानिए। अधिकारों को जानने के लिए आपके पास क्या क्या सुविधाएं, अधिकार आपके क्या क्या हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होती है तो आपका 1 2 3 4 नंबर डायल करके किस सुविधा को आप अपने लिए अवेल कर सकती हैं। तो ये लगातार जारी है और जब तक मुझे तो लगता है कि हमारा कोई एंड नहीं है कि नहीं अब हमने इतना कर दिया अब दूसरा काम पकड़ लो दूसरा। अरे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर अपना रोल मॉडल, मैंने तो आपको कहा कि प्रेरणा परिवार से ही मिलती है, लेकिन अपना जो रोल मॉडल है जिन्होंने परिवार से हट करके परिवार के अलावा बाहर आकर के काम किया है, राजा राम मोहन राय जी की मैं बचपन में कहानियाँ, उनके किस्से पढ़ती थी, सच्चे किस्से, सच्ची सेवाएं में पढ़ती थी, तो मेरे को ये भी मन में आता था कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आजकल तो तमाम कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, और आजकल है नेकी कर फेसबुक और इंस्टाग्राम में डाल। तो हमें ये लगता है कि बस हाँ आप डालिए, सोशल मीडिया पे जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ दिखता है तो वो प्रेरणा का स्रोत भी होता है, वो चीज़ें वो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इन आपकी जो मदद, जो हेल्पलाइन है, तमाम हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए, तमाम आयोग है, आयोग कैसे काम करता है पहले तो वो जाने कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाना चाह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म क्या है और वो हमारी कैसी मदद करता है। तो आदमी के अंदर एक विश्वास आता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हम कोई अपने लिए एक नया ड्रेस खरीदते हैं, तो कोई सामने वाला जब पूछता है तो हम उसके बारे में बताते हैं, क्या इसका मतलब टेक्सचर क्या है, ये कहाँ से हमने लिया। तो ये एक
पब्लिसिटी, जो माउथ पब्लिसिटी है, जो ये अवेयरनेस है, और हमको अच्छा लगा, हमने वहां पे से गए क्योंकि हम आपकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं, और वहां से हम ले आए। तो ये जागरूकता, तो देखिए आजकल हम कोई भी अपना एक प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, माउथ पब्लिसिटी से, या बहुत सारे ऐसे अदर सोर्सेज होते हैं कि जिससे उसकी हम लोग पब्लिसिटी करते हैं कि ये अच्छा है, ये ऐसा है, या इस तरीके से आपको ये लाभान्वित हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही ये जागरूकता अभियान निरंतर जारी होना, इसका एक टाइम नहीं होना चाहिए कि हमने 90 डेज में इतना कवर कर लिया, इतना दिखा दिया, ये हमारी समाज सेवा। अरे समस्याएं तो इस धरती पे तब तक है जब तक मानव का अस्तित्व इस धरती पे है, किसी न किसी रूप में उसको प्रॉब्लम होगी। जरूरी नहीं है वो हिंसा के रूप में ही उसकी नीड होगी, हो सकता है कि वो इतना कमजोर हो कि उसको शिक्षा से वो वंचित हो रहा हो सकता है कि वो उसके घर में खाने के लिए नहीं है, उससे वो वंचित हो रहा है। और क्यों वंचित हो रहा है? क्योंकि एक दिन का खाना दे करके या 10 दिन का खाना देके हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। कैसे करके उसको ये परेशानी ना झेलनी पड़े, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। चाहे सरकारी तौर पे उसको मदद मिले, चाहे किसी भी अन्य उसके ऐसा काम उसको बताएं कि उसके घर भर के लोग भी उस काम में लगे और उसको हुआ। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोग जा करके लोगों को छोटे छोटे रोजगार की तरह, उनकी क्या प्रतिभा है, वो क्या आजकल महिलाएं क्या नहीं कर सकती है। इस धरती पे अचार बनाने से लेकर के आसमान तक, इतने लड़ाकू विमान उड़ाने तक का सारा काम कहाँ नहीं है, क्या नहीं कर सकती बेटियां? इंटरनेट, राइट ना। आज तो आप तक पहुंचने के लिए इतना आसान है कि अगर आपको याद आ रही है किसी की, बच्चों की, अपने परिवार घर की, आपने वीडियो कॉल करना कर दिया। पहले क्या था कि अरे अब जाना है, अपने घर जाना है, मम्मी पापा से मिलने के लिए जाना है, भाई बहनों से मिलने के लिए जाना है, कितना लंबा सफ़र तय करके जाते थे। तो आज जब मेरे को किसी की एक बात याद आती है कि दुनिया जब आपकी मुट्ठी में है तो वो रिसोर्सेज जिससे कि सब लोग खुश रह सकें, संपन्न रह सकें, वो चीज़ें होनी चाहिए। और संविधान के प्रति, उसके कानून के प्रति आपको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है उससे पहले कि सबको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आज शिक्षा भी बहुत आसान हो गई है, कई मामलों में, बहुत सारी चीज़ों में हो गई। अच्छी सड़कें बन गई हैं, अच्छी सुविधा हो गई है, वाहन बढ़ गए हैं। जागरूकता बढ़ानी है इस चीज़ में कि आप अपने बच्चों को कम से कम स्कूल के प्रांगण तक तो पहुंचाओ। शिक्षा आपको एक कंप्लीट ऐसा एक तैयारी कर देती है, आपको टो टू हेड, आपके सर से लेकर के पैर तक, आपके विचारों से लेकर फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को रोक सकें, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। बिल्कुल। सुमन जी, देखिए, काम के साथ साथ समाज सेवा, ये ठीक है। ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं कि ठीक है हम समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनका काम दूसरा रहता है, उनका प्रोफेशन अलग होता है, उनके साथ साथ समाज सेवा। लेकिन समाज सेवा को ही अपना काम बना लेना, अपनी जॉब बना लेना, अपनी नौकरी बना लेना, ये काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और जब हम कहते हैं कि नहीं, हमें काम नहीं, हम अपने समाज सेवा को ही अपना काम बनाना चाहते हैं, वही मेरा एक एम है और उसी को हम अपनी नौकरी समझते हैं, क्या लगता है फैमिली से जब इस तरीके की बातें होती है कितना चैलेंजिंग हो जाता है? चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो रिलेटिव्स की तरफ से हो, चाहे वो आपके आसपास की जो सोसाइटी है, कैसे देख रही है? एक्चुअली वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले मैं फैमिली को लेकर के कहूँगी, हमारे पास, सब इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं। उस 24 आवर्स में हम लोगों को 7-8 घंटे सोना भी होता है, जो कि प्रकृति का नियम है, राइट। तो अगर आप ये जज्बा रखते हैं या समाज सेवा को अपना फर्ज मानते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं, और उसके अलावा हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ऑफिस जाना होगा तो आदमी कैसे करके, वो ड्यूटी पे अगर जाना है, वो नौकरी कर रहा है कहीं, तो वो कैसे ऐसे करके थोड़ी, वो मेरी तरह नहीं कह सकता कि मैं 24 आवर्स खड़ी रहती हूँ लोगों की प्रॉब्लम को लेकर, उनकी समस्याओं के लिए, कि किसकी कहाँ पे हम लोग मदद कर सके। एक्चुअली वो अपने ऊपर डिपेंड करता है और करना भी चाहिए। मैंने बताया 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये तय कर देना होता है, एक अपना शेड्यूल बना देना होता है कि घर के भी किसी भी ज़रूरत पे, और या जो घर का एक रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कतई नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए।
और सबसे पहले तो खुद को आलसी नहीं होना चाहिए कि अरे थोड़ा देर बाद करेंगे, देर के बाद तो फिर देरी हो जाती है। अगर हम इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज को जानबूझ के कि देर हो जाए, थोड़ा देर में कर ले, तो वो देर ही हो जाती है। तो हम लोग अपने जो रूटीन है उसका एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि इतने में कौन किस समय ऑफिस जाएगा, कौन कॉलेज जाएगा, हस्बैंड कब जाते हैं, पेरेंट्स थे जो साथ में इन लॉज, तो उनको किस टाइम पे उनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनका होता है, ये सब चीज़ें तय कर लेते हैं। और फिर उसके बीच में अगर किसी की कहीं जाना है, किसी की ज़रूरत के लिए उसको कुछ नीड है, किसी की हेल्प करनी है, कभी इमरजेंसी, बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस पे भी हम लोग बहुत लोगों की ज़िंदगियां बचा चुके हैं जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, आंकड़े नहीं रखते हैं क्योंकि हमारा फर्ज है, मैं किसी को दिखाना नहीं है ना कि ये आंकड़े फलाने आंकड़े हमारे ये हैं, आज तक मैंने ये कर दिया वो कर दिया। घर में आप भी यहाँ पे इतने उससे आज मॉर्निंग से भी, इतनी मॉर्निंग से भी, और आपकी जो एनर्जी मैंने देखा, आपका इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा बेटियों का देखते हैं, तो आप भी तो घर में बहुत सारा अपना ही काम करके भी तो आ रहे होंगे ना, आप लोग अपना ही भी तो रूटीन, डेली रूटीन जो है, उसके बाद आज आप यहाँ पे आए हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको सेट कर सकते हैं, तो ये तो करना ही करना है। तो ऐसे ही आज हमने अपना कर्तव्य समझ करके, अपना फर्ज समझ करके, ये मान करके चलते हैं कि हमें अंदर वाला परिवार भी देखना है और बाहर वाला परिवार भी देखना है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कि हमारी सामर्थ्य कितनी है। तो मुझे कोई ऐसा किस्सा अभी तक जिसकी आपने मदद की हो और कोई ऐसा उसके साथ घटना घटित हुई हो जो लगता है कि वो यादगार है, और वो कहते हैं ना कि मरते दम तक ये किस्सा तो नहीं भूलेंगे, ऐसा कोई वाकया घटित हुआ है आपके साथ? बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। करना चाहें? एक साझा करना चाहूंगी मैं कि एक रीना साहू हत्याकांड हुआ था, और उस लड़की को घर वालों ने फांसी पे लटका रहे थे, और वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी लड़की। और आपका जब ये हमारा इंटरव्यू देखेंगे तो उसका परिवार डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि वो आज तक भी मेरे साथ जुड़ा है, और आज वो परिवार मेरा अपना जैसा परिवार है, और वो बस्ती की है। हुआ क्या इसमें कि उस लड़की को होता ही है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, बहुत सारे किस्से तो झूठे भी होते हैं कि दहेज का लगा दिया, ये लगा दिया, लेकिन बहुत सारे किस्से सच्चे भी होते हैं जिसमें बेटियों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ उस बच्ची के साथ, तो मार पिटाई हुई उसके लिए। और ये है, जब उसको ऊपर वो लोग टांग रहे थे तो वहाँ पर इत्तेफाक से उसको मारा पीटा जा रहा था, और वो बहुत उस समय प्रेग्नेंट भी थी, तो बहुत दुबला पतला उसका शरीर था। और पता नहीं कैसे लोग हैं, बताते हुए भी आज फिर वही पुराने याद आ गए, बहुत भावनाएं अंदर से वो हो जाती हैं कि दुखी हो जाता है मन कि कैसे वो लोग इतना हिम्मत रख पाते होंगे किसी को इस तरीके से करने के लिए कि उसको मार ही डालो किसी को। तो जब वो लोग ऊपर टांग रहे थे, उसका हस्बैंड था, उसका जेठ और उसकी जिठानी, सास भी उसमें इन्वॉल्व भी थी, खड़ी थी, उसकी 2 नंदे भी थी। अरे इन्वॉल्व तो सब होंगे, चाहे कोई उसको टांग रहा है नहीं टांग रहा है, उस घर के अंदर मौजूद है, और आपके घर के अंदर ऐसी घटना हो रही है, तो एक भी आदमी की मतलब इतना क्यों नहीं उसके अंदर इतना दर्द उमड़ा कि वो बाहर पे जाकर के दरवाजा खोले, भागे बाहर, चिल्लाए, लोगों से बोले कि अंदर ऐसा हो रहा है, चाहे वो रिश्ते में कोई भी हो आपके, होना चाहिए। तो अपराधी सब हैं जितने लोग वहां पे मौजूद हैं। तो वो जब उसको टांग रहे थे तो रस्सी टूट गई थी, और रस्सी टूट करके वो लड़की नीचे गिर गई थी। मेरे पास सारे उसके फोटोग्राफ से जितनी भी हम लोगों ने उसकी मदद की थी, उस समय पुलिस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था, बहुत ज़्यादा साथ दिया था। और जो यहाँ की एसपी थी, वो एसएसपी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस केस में साथ दिया था कि हाँ इतना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो गई है उस बच्ची को। तो जो वो जब बच्ची वो गिरी तो गिरी, ऊपर से वो टूट गया तो वो गिर गए नीचे, गिर गई तो उसकी सबसे पहले बैकबोन चली गई बच्चे की, और ये एल्बो उसके नीचे कोहनियाँ लगी होंगी तो वो भी पूरा डैमेज हो गई। डैमेज हो गई तो वो रस्सी की वजह से उसके यहाँ पूरे गले में डीप स्क्रैच आ गया। और फिर वो तो वैसे भी बेचारी उस समय प्रेग्नेंट थी, और इस तरीके से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे बहुत केस हैं कि जो बार बार द्रवित कर देते हैं। आज आपने सवाल पूछ लिया उससे, तो उसके बाद और अक्सर करते हैं, क्योंकि जो किया हुआ होता है ना तो वो रिमेंबर दिमाग में हमेशा होता रहता है वो चीज़ों का। उसके बाद हम लोगों को किसी ने अप्रोच किया कि
इस तरीके का वहाँ पे हो गया। उस लड़की को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया और सारा उनका गांव देहात से इतनी बड़ी घटना जिसकी बेटी के साथ हो जाए, सभी लोग लखनऊ, तो उन्हें हमको अप्रोच किया गया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, ये है यहाँ पे, और आप देखिए अभी तक इसकी FIR वगैरह जो होता है नॉर्मली। मैंने कहा होगा, जांच होगी, सब होगा। हम इस केस में लगे, बहुत सारी समस्याएं आई हमें। दुर्भाग्य कभी कभी ये होता है कि जब हम किसी को लेकर के कहीं जाते हैं, किसी उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कानूनन तौर पे उसको मदद मिलनी चाहिए, तो एक जुगाड़ तंत्र होता है जो उसमें इंटरफेरेंस करता है, हम लोगों को धमकी देता है कि ऐसा, मतलब वो कितने निष्ठुर होते हैं जो देख रहे हैं कि ये मतलब एक लिटिली बेटी को मारा जा रहा है, उसमें भी अगर आप जुगाड़ लगाने लग जाओगे, किसी अपराधी को बचाने के लिए आगे आ जाओगे, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे समाज को और ऐसी सोच को धिक्कार है। बस ऐसे ही लोग रहते हैं, ऐसे ही वो लोग हैं जिनसे ना हम डरते हैं ना हम पीछे हटते हैं। हाँ, उनके किए हुए की सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए, और कानून की क्या वैल्यू है, कानून को क्यों फॉलो करना चाहिए, ये उनके दिमाग में रट जाना चाहिए, दिल में, दिमाग में, ताकि वो दूसरे को भी कभी गलत करते हुए देखें तो कहें कि नहीं भाई, तू अपराध कर रहा है। समाज सेवा के बहुत पहलू होते हैं। कुछ चीज बांट दिया, वहां से हट गए, डाल दिया फोटो, हो गई बस हमारा समाज सेवा। नहीं, उसके पीछे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कई लोग मजाक करते हैं, कई समाज सेवी हैं, बाहर आते हैं, बच्चों को फ्रूट्स बांटते हैं, बिस्किट बांटते हैं, कोई भी खाने की चीजें, लोग कहते हैं अरे वाह, एक केला दे दिया, एक पार्ले जी का बिस्किट दे दिया। अरे धूप में तपते हुए उस मजबूर और उस मजदूर से, मेहनत कश इंसान से पूछना कि जिसके पास चलने के लिए अपनी व्हीकल नहीं है, अपनी साइकिल नहीं है, वो पैदल किसी ओवरब्रिज को क्रॉस कर रहा है और 44 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें हम आप जैसे सोच वाले बहुत सारे लोग हैं, वो जाते जाते उसको एक बनाना पकड़ा दे रहे हैं, एक बिस्किट का पैकेट, छोटी सी बोतल पानी का, क्या कितनी राहत है उसके लिए, आप बताइए। और उंगली वो लोग उठाते हैं कि अरे केला पकड़ा दिया, ये वो दे दिया, वो दे, उसको वो बिस्किट का पैकेट, एक 5 रुपए का पार्ले जी, एक बनाना और एक छोटी बोतल पानी का अगर आपने दे दिया ना, वो जन्म जन्मांतर का आपको धन्यवाद देगा और आपको बहुत सारी दुआएं देगा। हमें नहीं पता वो कौन था, लेकिन वो जा रहा था, उसको हमने देखा। तो समाज सेवा के कई प्रारूप होते हैं। उस वाले पे मैं वापस आती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर बात आगे बढ़ गई थी और हमारी पूरी टीम लग गई थी उसमें कि नहीं, इसको न्याय मिलना ही चाहिए। और दुर्भाग्य ये रहा कि 5-6 दिन के इलाज ट्रीटमेंट के बाद वो लड़की का डेथ हो गया था। उसका क्रिमिनेशन भी रात 12:30 बजे पुलिस की मौजूदगी में हमने भैंसा कुंड में किया था। उसके पेरेंट्स भी गिरे जा रहे थे सड़क में बेहोश हो से। कितनी बड़ी वेदना थी, कितनी बड़ी करुणा थी उस दिल दिमाग में सभी के प्रति। तो वो लोगों को सबको जेल हुई, प्रॉपर लड़ा हमने, हम लोगों ने लड़ा, निस्वार्थ लड़ा और निःशुल्क उस केस को लड़ा। उस बच्ची को तो नहीं बचा पाए, लेकिन जो उसके बाद उसके माता पिता की भावनाओं के साथ न्याय होना चाहिए था, वो न्याय हो करके रहा और हुआ। उसमें हम लोग पीछे ही नहीं हटे। कितने दिन तक तो हम लोगों को फोन आते रहे। मैंने तो, मेरे नंबर पे वो बार बार फोन करता था, एक पता नहीं कौन, उसका हमने निकाला भी था, तो 25 सिम रखता था वो, 25 सिम थे उसके पास। जब मैंने उसका निकलवाया था, ये रोज धमकी देता है ये, तो रोज इस तरीके से हम लोगों को कि हम तुमको मरवा देंगे, गाड़ी से उठवा देंगे, मतलब बहुत सारी चीजों का। कभी ऐसा हुआ सुमन जी कि कभी आपका किसी ने रास्ता रोक लिया हो, जान पे बनाई हो इस तरीके की धमकियां? क्योंकि फोन कॉल्स पर तो अक्सर जिस तरीके से आपने बताया कि धमकी भरे जो मैसेजेस है, जो मेल्स हैं, वो मिलते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई रास्ता रोकने की कोशिश करता? हाँ, हुआ हम लोगों के साथ। एक्चुअली मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ, उस अपार्टमेंट में मुझे ये पता चला, इतना बेबाक और बहुत साफ कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं जो चीजें हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से रखती हूँ। सवाल आपने अच्छा किया, तो बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रॉब्लम्स को, कि कितना हम लोग भी झेलते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे एक बहुत हाई प्रोफाइल, ये शब्द तो वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो लोग थे वो बहुत हाई प्रोफाइल थे। वो सेक्स रैकेट चलाते थे वहाँ पे। ये 2015 की मैं आपको बात बता रही हूँ।
वो भी सारा मीडिया सब जगह है, उसका भी रेफरेंसेस आज भी है, आप गूगल में भी करेंगे तो भी निकलेगा उसमें। तो वहाँ पे बहुत सारी विदेशी लड़कियाँ, यहाँ के हमारे हिंदुस्तान के, सोचिए ये इस तरीके का सारा कृत्य करना, ये सारी चीज़ें थी। तो जब हम लोगों को अपार्टमेंट में पता चला तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम लोग इनको रंगे हाथों पकड़ें, आखिर ये है कौन। पहले तो मैंने ये पता किया, उस समय मैं प्रेसिडेंट भी थी वहाँ पे अपने अपार्टमेंट में, जो हमारी कमेटी है उसमें प्रेसिडेंट भी थी। तो हमने ये सब पता जब लगा लिया तो वो कब आते हैं गाड़ियों से, कब जाते हैं, ये सारा शेड्यूल हमने अपनी सिक्योरिटी से फिक्स कर दिया था कि आए तो हमको बताना। कुछ ऐसा हो सकता उनकी मजबूरी रही होगी या क्या, जब हम लोगों ने थाने से पुलिस बुलाई या कुछ ऐसा था, तो आती तो थी पुलिस, पर उन लोगों के पास उतना संसाधन भी नहीं था, वाहनों का नहीं होता है। इतना बड़ा हमारा स्टेट है और इतने इतना बड़ा राज्य है हमारा, सबसे बड़ा, तो बहुत सारी चीज़ों की कमियां भी हैं, होता ही है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो हमने कहा ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार की व्हीकल की ज़रूरत हो, मैन पावर की ज़रूरत हो, हम हैं, लेकिन अब इसका खुलासा हम लोगों को करना ही करना है। 4 बजे वो मॉर्निंग में हम लोगों ने उस पर्टिकुलर फ्लैट की, जब हमें पुख्ता जानकारी मिल गई, बहुत सारे सबूत मिल गए कि यहाँ पे इस तरीके का बहुत गलत काम कर रहे हैं, पुलिस को बुला करके वहाँ पे हम लोगों ने छापेमारी कर दी पुलिस के साथ। जी। जो दृश्य था वो बहुत दुष्टता भरा भी था। अफसोस होता है इन सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन क्या करें, गंदगी तो हटानी है ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समाज सेवा है, इसके लिए भी जज्बा चाहिए होता है कि आगे आए। और आगे हमारी टीम बहुत सारा, हम 3-4 हमारे वहाँ से पूरा महिला विंग लड़कियाँ वगैरह, हम 6-7 लोग थे, सारा खुला उसको, जब खुला तो वो सीन ऐसा था कि अफसोस बहुत हुआ कि कैसे सुधारेंगे फिर इस समाज को। बहरहाल वो लोग पकड़े गए। जब हम उनको थाने में ले गए तो थाने में ले जाने से पहले फोन कॉल आ गए, इसलिए नहीं आए कि इनको सख्त से सख्त सजा दीजिए, इसलिए आए कि इनको तुरंत छोड़ दीजिए, फलाने का भांजा है, एक बहुत हाई प्रोफाइल किसी सफ़ेद पोस्ट का भांजा है, फलाने का ये है, फलाने का वो है। ये तमीज़ होनी चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए, या इस तरीके की क्या बातें होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद दूंगी उस पर्टिकुलर थाने को और उनके अधिकारियों को कि वो लोग अपने उससे किसी की अप्रोच से या किसी की धमकी से टस से मस नहीं हुए। और हम तो डटे ही थे, हमने कहा होगा ही नहीं, इतनी मोटी बारिश भी थी, हमने कहा ये कैसे हो सकता है, और इस तरीके के काम इस समाज में बंद होने चाहिए, किसी भी समाज में बंद होने चाहिए। ये कौन सी विदेशी लड़कियां पकड़ी गई, 7-7 लड़कियां, उनके आने का, उनके पासपोर्ट का, अरे किसी अदर्स वहां जा रहे हो आप, मुझे तो ये लगता है एक चीज और ऐड ऑन कर लेना चाहिए इसमें कि भाई आपके वहां जाने का पर्पस क्या है, किस पर्टिकुलर विभाग में आप जाएंगे, किस पर्टिकुलर किसी, अरे कोई अपना पर्सनल काम से आएगा जाएगा, हम लोग भी जाते हैं, देश विदेश सभी लोग जाते हैं, पर कभी कभी ऐसी चीज़ों पे बहुत रोक लगनी चाहिए, कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए उस पर। तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों को जेल हो गई। अब जेल होने के बाद तब ऐसे केसों में एक तो जमानत तो वो फिर हो ही जाती है। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिलती थी, हमेशा मिलती थी, बताइए इवन कि तुम्हारा एक्सीडेंट करा देंगे, ये करा देंगे। एक बार हम पीजीआई से वापस आ रहे थे हम लोग, तो सईद पथ पर 2 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो, उन दोनों में नंबर नहीं था, एक स्कॉर्पियो और एक सफारी, हमारे आगे आगे पीछे पीछे, क्योंकि जो चोर होता है तो वो रेकी करता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है, प्लान्ड वे में करता है, और कई चीज़ों का वो जानकारी रखता है, दूसरों से भी रखवाता है, खुद भी रखता है। तो हम लोग भी बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सतर्क रहते हैं। हमें पता है कि कुछ अच्छाई कुछ बुराई करने के लिए जाओ तो हो सकता है कि सतर्क ना रहे आदमी, क्योंकि जब उसका मन ही कुत्सित मन है और बेकार की भावनाओं से वो काम कर रहा है, तो वो पता नहीं जानकारी रखे ना रखे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर हमें पता है कि जब हम किसी की रक्षा के लिए, किसी अच्छे काम के लिए जब हम बाहर जा रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए और हमें अपनी सतर्कता भी रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई और अच्छे काम बहुत से दुष्ट लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
बिल्कुल। और एक फिर उसके बाद उसने इतना पीछा हम लोगों का, आगे आगे पीछे पीछे, आगे आगे पीछे पीछे कर रहे थे। तो एक गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रही थी, हमारी 3 गाड़ियां चल रही थी टीम की जो है, एक गाड़ी जो मैं चला रही थी। तो हमने इमीडिएट पीछे वाली गाड़ियों को फोन किया कि लग रहा, उन्होंने तो वो लोग भी समझ गए थे, उन्होंने कहा मैम ये कर रहे हैं, हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार तो टक्कर मारने की इन्होंने कोशिश की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने, मैंने कहा कि तीनों गाड़ियां एक साथ रोक दो, तीनों गाड़ियां रोक करके आप लोग खड़े हो जाइए। हम लोग तीनों गाड़ियां रोक करके शहीद पथ पे खड़े हो गए, और उसके बाद थोड़ा जाम की भी स्थिति हो गई। अब तीनों गाड़ियां, हम जो जहां था मैंने कहा वहां रोक दो, अगल बगल रोक दो, जाम की भी स्थिति हो गई। उसमें थोड़ा सा वो लोग डिसबैलेंस हो गए, अपना क्या करना चाह रहे थे गॉड नोज, लेकिन वो भी कुछ ठान के ही आए थे। बाद में जब कोई चीज हमें पता चली कि ये क्या, फिर हम लोगों ने, और गाड़ी का नंबर उनका है नहीं कुछ ऐसा, फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दी उसमें कि भाई हमारे साथ कल रात इस तरीके से हुआ। तो जो पता चला, तो हमें ये इंटरनली हम लोगों को कहीं से खबर मिली थी कि ये फलाने फलाने। अब बात तो आज आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आज तो इतना डिजिटलाइज्ड हो गया है सारी चीज़ें, इतना नेटवर्क का इतना ज़बरदस्त प्रभाव है, और उस समय पता चल गया था कि यही लोग हैं। तो बहुत सारा, एक आजमगढ़ का इस समय मैं केस देख रही हूँ, अभी परसों ही एक का आया कि इस केस से आप हट जाइए, अभी ये इंटरव्यू ऑफ हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, इस केस से आप हट जाइए, आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसके पीछे ही पड़ गई हैं, आप लड़की को मार दोगे, जान से मार दोगे, और हम लोग पीछे हट जाएं क्या। एक गिरफ्तारी हुई है इस केस में भी, अभी 2 गिरफ्तारी अभी बची है। पुलिस डिपार्टमेंट को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो बहुत सहयोग कर रहे हैं, और जब जैसा एक मेन आरोपी पकड़ा गया है, वैसे दूसरा 2 लोग भी और पकड़े जाएंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे। एक बार यही पीजीआई थाना क्षेत्र में ही एक केस हम लोगों ने पकड़ा था, नौकरी के नाम पे जो भोले भाले ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे बच्चों को, करोड़ों लोगों को, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमने हमारी टीम ने, फिर हमने पुलिस को बुलाया और टीम के साथ वहाँ पे छापा मारा था, तो जो चीज़ें थी, मतलब उन्होंने, आप भोले भाले बच्चों को, हमारे युवाओं को, बस उनका ये मकसद था कि इनसे पैसा लूटो नौकरी के नाम पे। वो भी बहुत बड़ा केस हुआ था, उसमें भी फिर हम लोगों को बहुत, जो वो पकड़े गए थे 7-8 लोग जो मेन थे उसके सरगना, वो लोग भी मार हम लोगों को पूरा धमकी देना। तो धमकियों से क्या करेंगे, जितना धमकाएंगे उतना हम लोग मजबूत बनेंगे, बिल्कुल उतना हम लोग और मजबूत बनेंगे, उतना हमारे अंदर विश्वास आ रहा है कि हाँ, हमारे अच्छाइयों से इनके अंदर असर पड़ रहा है, इसीलिए ये लोग हमको धमका रहे हैं। वो मजबूती देती है, धमकियां तो मजबूती देती हैं। सुमन जी, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है कि महिलाओं को खुद के लिए स्टैंड लेना आखिर कितना जरूरी है, और जब अपराध की शुरुआत होती है, कहते हैं कि अपराध एकदम से नहीं हो जाता है, अपराध की शुरुआत होती है, पहले एक थप्पड़ मारता है, फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे कैसे ये जो अपराध है इतना बढ़ जाता है कि वो फिर कुछ किया नहीं जा सकता उसके लिए। और ऐसे वक्त में महिलाओं के लिए खुद के लिए स्टैंड लेना आखिर कितना जरूरी, क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को? देखिए, ऐसा होता है कि इंसान को अपनी हिफाजत के लिए और अपने परिवार के, देखिए जब 2 लोगों के बीच में कुछ चीजें बिगड़ती हैं, तो उससे वो 2 लोग ही इफेक्टिव नहीं होते हैं, पूरा परिवार इफेक्टिव होता है। धीमे धीमे, जैसा आपने कहा, समाज इफेक्टिव होता है। बातें जब बढ़ जाती हैं तो पूरा समाज भी इफेक्टिव होता है उस चीज़ से। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आते हैं, ऐसे क्यों हुआ होगा, ये परिवार रिश्ता बर्बाद हो गया, इस तरीके से हो गया। तो जहाँ तक मैं बेटियों से एक बात कहना चाहूँगी, आज बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे शुभ दिन चल रहे हैं, और बेटियाँ तो माँ भगवती की स्वरूपा होती ही होती हैं। तो बस उस स्वरूप को उनके अपने अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा, उस भाव को अपने मन में, भाई वो दया की प्रतिमूर्ति है, ममता की प्रतिमूर्ति है, सौहार्द, समृद्धि, सुख शांति की प्रतिमूर्ति है। तो वो गुण जो आपके अंदर हो, उनको अपने ऊपर हर बेटी को प्रभावशाली बनाना चाहिए। किसके लिए? अच्छाई के लिए। किसके लिए? किसी दृढ़ निश्चय के लिए। किसके लिए? परिवार और समाज की खुशहाली के लिए। अब आपने सवाल किया था कि एक थप्पड़ मारा उसमें चुप रहे, अपने प्रति अननेसेसरली, अनएक्सपेक्टेड, अननेसेसरली अगर कुछ हिंसा हो रही हो तो जरूर उसका मतलब प्रतिरोध करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए।
इस वे में नहीं करना चाहिए कि अगर चलो किसी ने आपको मार दिया तो आप दे उसको भी उसी, उसको आप बहुत सामान्य रूप से और एक दृढ़ निश्चय के साथ, गुस्सा तो आएगा कि हमको थप्पड़ मार दिया है, तो आप एक उसको बोलो कि आप जो कर रहे हैं, कर रही हो, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये कानूनन अपराध भी है कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और आप हमें मार रहे हैं, ये हिंसा आपके लिए अच्छा नहीं है और पूरे परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। और जरूर होना, हाँ कुछ दुष्ट मानसिकता होती है, अगर महिलाएं, बेटियां या पत्नियां कितनी भी बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं ना, तो वो उसको पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है, पता नहीं क्यों नहीं उसके दिल में वो भाव जगते हैं। एक तो जो नशा पत्ती का ये इतना ज़्यादा क्रेज आजकल, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों का, इवन कि बेटियों का भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कह रही हूँ, स्टेटस सिंबल बन गया कि हाँ हम तो नशा करते हैं, इसमें क्या है, हाँ हम तो एडवांस है। आधुनिकता की जो अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, उससे भी बहुत सारा बिखराव परिवारों में हो रहा है। लेकिन अननेसेसरली अगर मैं तो कहती हूँ बेटियों को नहीं चुप रहना चाहिए, या पुरुष भी हैं तो अगर बेवजह किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है तो उसको अपने अधिकारों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले भी डरते हैं कि इनके परिवार में ऐसा है तो हम लोग कितना इन्वॉल्वमेंट कर लें इसमें, या कितना हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं। तो कानून एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है और कि जो आपकी सेवा सुरक्षा के लिए ही है, आपको सुरक्षित रखने के लिए ही है, अपराधों को कम करने के लिए है। आवाज़ जरूर उठानी चाहिए, ऐसा नहीं क्यों मार देंगे यार थप्पड़, कैसे करके मार देंगे थप्पड़, आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ डांट सकते हैं, पर इस तरह के आज हाथ उठा कर मारेंगे। अरे हम लोगों ने तो अपने सामने, आपने आजकल वीडियोस देख रहे होंगे आप लोग, हम मतलब आप ही लोगों के कई बार जो चीज़ें, मैं तो बहुत मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके कारण हमको तो आपने एक समाज सेवी के रूप में अपने प्लेटफॉर्म में पहुँचा दिया, पर मैं आप सभी को 1000 सैल्यूट करना चाहती हूँ मीडिया को, कि जो बातें कभी सामने न पहुँच पाती हो, किसी ज़रूरतमंद की आवाज़, वो जब आप तक पहुँचती है ना, तो उससे बहुत चीज़ों का बचाव हो जाता है, बहुत सारी हिंसाएँ रुक जाती हैं। तो हमसे ज़्यादा अच्छी समाज सेवा तो आप लोग कर रहे हैं, कि जो इन चीज़ों को, अप्रत्याशित चीज़ होती है कि जो अब कोई सोचेगा, आजकल ये अच्छा है कि सबके हाथ में मोबाइल है, तो कोई ऐसा वीडियो भी बना लेता है कि हाँ इसको इस समय बुजुर्ग माँ बाप घर में रोज बहू मार रही है, रोज बेटा प्रताड़ित कर रहा है। ऐसा नहीं है। कोरोना जैसा अनएक्सपेक्टेड उस महामारी में हम लोगों ने ये देखा है, इंसानियत को बहुत नज़दीक से मरते हुए देखा है, उसको दम तोड़ते हुए देखा है। सबको अपनी लगी थी, बाप की और माँ की चिता में आग जलाने के लिए नहीं आए थे, हम लोग उस समय शमशानों पे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लिए अननेसेसरली आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, मेंटली बॉदर्ड किया जा रहा है, फिजिकली आपको टॉर्चर किया जा रहा है, अपनी आवाज़ को एक बहुत कानूनी तौर पे बिल्कुल उठाना चाहिए और बोलना चाहिए। परिवार भी बना रहे, अगले को भी ये एहसास हो जाए कि गलत हो रहा है। इसमें मैं दोनों को कहूँगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बिल्कुल बोलना चाहिए। और बहुत सारे सामंजस्य ऐसे होते हैं जिंदगी के कि एक बार आदमी तैश में आकर के कुछ हिंसात्मक कोई चीज़ थप्पड़ मार दिया या कुछ ऐसा बोल दिया, तो उसको भी बहुत दोनों मतलब एक जीवन के रूपी जो गाड़ी है उसके पहिए हैं, तो उन दोनों को एक अच्छा बैलेंस बना करके उसको, कई बार हम लोग बोल्डली सबकी बात को रखते हैं, सबकी प्रॉब्लम को, महिलाओं की, बेटियों की प्रॉब्लम के लिए आगे आते हैं, जितना बन पड़ता है। निस्वार्थ और बिल्कुल निःशुल्क सेवा है हम लोगों की ज़िंदगी की ये। और जब तक मैं इस धरती पे हूँ, मैं जिंदा हूँ, तब तक अंतिम सांस में भी अगर मुझे लगेगा 2-3 दिन बाद मैं मरने वाली हूँ, लेकिन किसी की मदद के लिए मुझे उठना है, मैं इतना मेरे को है कि मैं ऊपर वाले से यही कहती हूँ कि मुझे वो सामर्थ्य देना कि मैं उठ के उस दिन उसकी मदद करने के बाद भी इस दुनिया से विदा हो सकूं। लेकिन बेटियों को मजबूत, आत्मसम्मान से मजबूत बनिए। आप अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना, अपना आत्मसम्मान मैं बेटियों को कहना चाहती हूँ कि कभी मत खोना। मतलब बस जब ये चीज़ें, ईमानदारी होगी, आत्मविश्वास हो गया, आत्मसम्मान हो गया, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और ईमानदारी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है।
जी। ठीक है सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका आप हमारे साथ लोगों को जुड़ने भी के मुझे लिए। बुलाने के तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थी समाज सेविका सुमन सिंह रावत जी, जिनके जीवन की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, एक जीती जागती मिसाल है कि अगर इरादे नेक हो और दिल में सेवा का भाव हो तो कोई भी राह असंभव नहीं होती। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक अकेली महिला भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है, बशर्ते उसके भीतर साहस, संवेदना और संकल्प हो। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक पहुंचे हर वो कहानियां जो ना सिर्फ प्रेरणा देती हैं बल्कि एक नए भारत के निर्माण की नींव भी रखती है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर करें नारियों के अद्भुत योगदान का सम्मान, क्योंकि जब नारी सशक्त होती है तभी राष्ट्र सशक्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।